Hello students, welcome to my channel Learning with Clear Concept. I am Rasmi Bhalotia here with you and my motive is achieve your goal. And today's topic is class 7 chapter 1 nutrition in plant. जैसा कि लास्ट के 2 वीडियोज में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा था, there are 2 types of nutrition in plants. First one is autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. और लास्ट के 2 वीडियोज में मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डील किया था और इस बार मैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करने जा रही हूँ. चलिए चलते हैं. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Some plants lack chlorophyll or grows in areas where they do not get enough sunlight. Such plants, like animals, depend on other organisms for their food. This type of nutrition in which the nutrients are obtained from other organisms is called heterotrophic nutrition. Organisms that follow the heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. Heterotrophic plants can be follow of the following types. लास्ट के वीडियो में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि अपना फूड खुद बनाते थे, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी पाई जाती है, कहीं उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाती है, कहीं सॉइल और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, कहीं उन्हें वाटर की कमी होती है, कहीं उन्हें CO2 की कमी होती है. तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है. और इस टाइप के जो मोड को फॉलो करते हैं ऑर्गेनिज्म उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है. और ये बहुत तरीके के होते हैं, जैसा कि नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वन इज पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक मीन्स परजीवी प्लांट, जो दूसरे पे अपने फूड के लिए जीवित रहते हैं और दूसरे पे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं. Parasitic plants obtain nutrition completely or partially from another plant. The plant from which the parasite obtains nutrition is called the host plant. The parasitic plant slows down the growth of the host plant. Therefore, it is harmful to the host plant. Parasitic plant जो होते हैं वे अपने न्यूट्रिशन को दूसरे प्लांट से लेते हैं, चाहे वो कम्प्लीटली लेते हैं या पार्शली लेते हैं, और ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं. उन्हें क्या बोला जाता है? होस्ट प्लांट बोला जाता है. और ये होस्ट प्लांट के ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, इसलिए ये होस्ट प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं. इनके एग्जांपल्स क्या है? कास्क्यूटा, जिसे डोडर भी बोला जाता है. इज अ प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इट सक्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू एडवेंटिसस रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम अ स्टेम कॉल्ड हेस्टोरिया. कास्क्यूटा इज देयरफॉर अ कंप्लीटली पैरासाइट. कास्क्यूटा, जिसे डोडर भी बोला जाता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? होस्ट प्लांट से. और होस्ट प्लांट से लेते हैं कौन से प्लांट? इन प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, इसलिए वो होता है एडवेंटिसस रूट्स, जो कि उनके स्टेम से निकली हुई होती है. एडवेंटिसस का मीन्स होता है आकस्मिक, मतलब कहीं से भी निकली होती है. उन्हें क्या बोला जाता है? हेस्टोरिया बोला जाता है. और कास्क्यूटा कंप्लीट पैरासाइट प्लांट है. यहाँ फिगर 1.5 में कास्क्यूटा का एक एग्जांपल दिया हुआ, एक फिगर दिया हुआ. कास्क्यूटा हो ना होस्ट ट्री. ये ग्रीन लिप्स जो देख रहे हैं आप, वो क्या है? होस्ट ट्री है. और ये जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन नहीं दिख रहा है, ये क्या है? कास्क्यूटा की रूट्स है, जो कि एडवेंटिसस रूट्स हैं, जिन्हें एस्टोरिया बोला जाता है. वो उनके स्टेम से आड़ी तिरछी निकली हुई होती है और वो पूरे होस्ट प्लांट को अपने में जकड़ी होती है और सारे न्यूट्रिशंस को वो ले लेती है. आगे के और एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे और इनके टाइप्स का पता चलेगा हमें. This plant has green leaves and so carry out photosynthesis. This plant mainly absorbs water and minerals from the host plant. Therefore, mistletoe is called a partial parasite. Mistletoe plant जो है उसकी lips तो green होती हैं, इसलिए वो photosynthesis कर पाते हैं, लेकिन वे वाटर और मिनरल्स के लिए अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वहां से वे उसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? मिसल्टो को पार्शियल पैरासाइट बोला जाता है. जैसा फिगर 1.6 में आप इसके फिगर को देख सकते हैं. मिसल्टो की जो लिप्स है वो तो ग्रीन है, लेकिन ये अपने वाटर और मिनरल्स के लिए अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं. इनकी जो रूट्स होती है वो इसे उसके रूट्स से ही उसे कैरी आउट कर लेती हैं. रेफ्लेशिया इज अ पैरासाइट ऑफ द टेट्रास्टिग्मा प्लांट. रेफ्लेशिया जो होता है वो टेट्रास्टिग्मा प्लांट का पैरासाइट है. इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट्स होस्ट प्लांट फॉर फूड. और ये पूरी तरह से अपने होस्ट प्लांट पर फूड के लिए डिपेंड होता है. आइए आगे इसके और भी एग्जांपल्स को देखेंगे. सैप्रोफाइट्स. Organisms that obtain nutrition from dead and decaying plants and animals are called saprotrophs
और सेप्रोफाइट्स. This kind of nutrition is called saprotrophic nutrition. Organisms like fungi produce enzymes that can break down plant and animal matter into liquids, which can be absorbed by their root-like structure called mycelium. Plants like Indian pipe, coral root, and bird's nest orchid absorb nutrition from the mycelium of these fungi. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं. और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स बोला जाता है. और न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक एंजाइम्स अपने से प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट और एनिमल को मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और वो उसके रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोला जाता है? माइसेलियम बोला जाता है. प्लांट इंडियन पाइप, कोरल रूट एंड बर्ड्स नेस्ट ऑर्चिड जो अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं वे माइसेलियम से इन फंगी के द्वारा अपने होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल्स सारे दिए जा रहे हैं चाहे वो पैरासिटिक प्लांट्स के हों, सेप्रोफाइट्स के हों, वो आपको लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हें आप जरूर से जरूर लर्न करेंगे. और नेक्स्ट और टाइप्स के देखेंगे. यहाँ फिगर 1.7 देख रहे हैं बर्ड्स नेस्ट ऑर्चिड जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? न्यूथिया नाइटस एविस. और ये इसका देख रहे हैं बर्ड्स नेस्ट ऑर्चिड है, नेस्ट के जैसा इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये क्या है? सेप्रोफाइट्स है. नेक्स्ट में और भी टाइप्स के देखते हैं हम लोग. इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े और वायरस मीन्स खाने वाला यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाला प्लांट्स. Some plants grow in harsh soil conditions where the soil is deficient in nitrogen compounds. Such plants therefore depend upon animal sources to meet their nitrogen requirement. These plants attract insects with the help of their attractive color, scent nectar and lure them into traps. The plants that trap and consume insects to obtain nutrition are called insectivorous plants. Insectivorous जो plants होते हैं वे कीटों को खा के अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं. ठीक है, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वे इस टाइप की सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी जिसमें पाई जाती है और अपने इस नाइट्रोजन की कमी को रिक्वायरमेंट को वे दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें पूरा करने के लिए. क्योंकि अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा. और ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अपने और अट्रैक्ट करते हैं. किसके थ्रू? अट्रैक्टिव कलर के थ्रू, अपने स्कैन के थ्रू, नेक्टर के थ्रू और ल्योर के थ्रू अट्रैक्ट करके और अपने में ट्रैप कर लेते हैं यानी कि पकड़ लेते हैं. और ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके अपने में कंज्यूम कर लेते हैं और इनमें एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिससे वे उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. और इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. These traps are activated by the movements of touch of insects. Some examples of insectivorous plants are the Venus flytrap, the pitcher plant, bladderwort and sundew. और ये क्या करते हैं? इनका जो ट्रैपिंग पॉइंट है या वो ट्रैप कैसे एक्टिवेटेड होता है? जैसे ही कोई इंसेक्ट उनमें आके बैठता है या टच करता है वो अपनी ओर उसे खींच लेते हैं और सारा उसको अपने में कंज्यूम कर लेते हैं. और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, ब्लैडरवॉर्ट एंड सनड्यू. जैसा कि मैंने लास्ट के स्लाइड में बताया था सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं. The leaves of the Venus flytrap have stiff hair-like projections on their edges, and the entire leaf is divided into two parts, with the midrib acting as a hinge. When an insect sits on the leaf, it shuts tightly, trapping the insects inside it. और जैसा कि आपने ऊपर देखा कि वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है और उसके जो लीव्स होती हैं उसके किनारे में स्टिफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और जो लीफ होती है वो दो भाग में डिवाइड होती है और बीच की जो मेन लीफ होती है वो हिंज की जैसे होती है, मतलब वो खुलती है और बंद होती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है.
और जब कोई इंसेक्ट उसके लीफ पे बैठता है तो वो उसे क्या करता है, टाइट से वो बंद हो जाता है वो लीफ, और वो इंसेक्ट अंदर में ट्रैप हो जाता है, जैसा कि फिगर 1.8 में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर 1.8, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट्स इन वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप की लीफ है, ठीक है। और ये क्या है, पिटॉइल है, जो कि प्लांट से जुड़ा हुआ भाग होता है लीफ का। और इसके एजेस पे आप देख रहे हैं स्टिफ हेयर लाइक इस प्रोजेक्शंस हैं, जो कि जैसे ही एक इंसेक्ट यहाँ आया वह क्या हुआ, सट गया, ट्रैप हो गया। और ये इसकी लीफ ब्लेड है। फिर सेकंड में क्या होता है, जैसे ही वो उस पर आके बैठता है, फिर यहाँ देख रहे हैं इंसेक्ट क्या हुआ, अंदर चला गया। यानी कि ये जो एक पार्ट इधर था लीफ का, और समझो कि एक पार्ट ये ऐसे खुलता है, और ये बीच की ये मिड रिव है। और जैसे यहाँ इंसेक्ट आया, ये पार्ट इस पे जाके ये वाला पार्ट भी इस पे जाके क्या हुआ, ऐसे बंद हो गया। और ये स्टिफ हेयर है, snap shut with an insect trapped inside. The insect is digested by digestive juices. और इसकी स्नैप आपको दिख रही है बाहर से, जो कि वो ट्रैप हो चुका है, और फिर प्लांट के द्वारा वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। और भी आगे इसके और भी has a pitcher shaped structure filled with liquid. It has a flap like structure on its mouth. The edge of the opening of the pitcher is slippery. When an insect sits on its leaf, the lid closes and the insect gets trapped inside the pitcher. Figure 1.9. इसे हम फिगर 1.9 से समझेंगे। फिगर 1.9, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट इन पीचर प्लांट। पीचर मीन्स क्या होता है, मटका या मटकी। ये जो पीचर प्लांट की जो लीफ होती है वह मटके के समान होती है, मटके के शेप में होती है, पीचर के शेप में होती है। द लीफ अपेक्स फ्रॉम अ लीड विच क्लोजेज व्हेन एन इंसेक्ट इज इनसाइड। और इसकी जो लीफ होती है वह क्या होती है, लीड, उसका ऊपर का जो पोर्शन होता है वो लीड के जैसे, यानी कि उसके ढक्कन के जैसे होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठता है, स्लिपरी वॉल्स टू प्रिवेंट एस्केप, वो स्लिप करके इसके अंदर आ जाता है, मतलब कहाँ जाता है, पिक्चर में आ जाता है, और यहाँ वो सट जाता है, क्योंकि ये स्लिपरी वॉल होती है और इसे वो भागने नहीं देती है। और फिर इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड इनसाइड, और ये एक इसमें क्या होता है, लिक्विड बड़ा हुआ होता है और वो अंदर चला जाता है इंसेक्ट, और वो फिर डाइजेस्ट हो जाता है। और ये क्या पोर्शन है, पिटॉइल, जो कि प्लांट से जुड़ा होता है। लीफ ब्लेड, और ये लीफ ब्लेड है मॉडिफाई इनटू द शेप ऑफ अ पिक्चर, और जो इसकी जो लीफ होती है वो पिक्चर के रूप में मॉडिफाई होती है। नेक्स्ट, द sundew plant has long needle-like structure called tentacles covered with a sticky substance called mucus. Once an insect sits on it, it gets caught in the mucus and the tentacles fold inward, trapping the insect. फिगर 1.10 में हम देखेंगे संड्यू प्लांट जो होता है उसकी जो लीफ होती है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है, और वो स्टिकी सब्सटेंस से कवर्ड होती है, उसे क्या बोला जाता है, म्यूकस बोला जाता है। और जब एक इंसेक्ट जैसे ही उस पे आके बैठता है वो कैच कर लिया जाता है और म्यूकस में आके वो सट जाता है, और टेंटिकल्स जो होते हैं उसके फोल्ड इनवर्ड हो जाते हैं, यूं बंद हो जाते हैं वे, और उसमें वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। आगे के पिक्चर में इसे और आप देख पाएंगे। यहाँ फिगर 1.10 में आप देख रहे हैं संड्यू प्लांट की लीफ को दिखाया जा रहा है, और इसके क्या है, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे टेंटिकल्स कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट इन पे आके बैठते हैं ये क्या बंद हो जाती है, इनकी जो लिप्स हैं वे बंद हो जाती है, और इनमें क्या होता है, म्यूकस होता है जो कि उसे अपने में कैच कर लेता है, और ये फोल्ड इनवर्ड हो जाती है, और इनमें जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, सिम्बायोटिक प्लांट्स। Symbiosis is a mutually beneficial relation between two or more organisms in which food and shelter are shared by both organisms. It is a unique relationship unlike what is seen between a parasite and its host plant. In a parasitic relationship, the parasite harms the host in the process of obtaining food from it. In symbiosis, however, both the organisms coexist and are benefited without any harm done to each other to either of them. Symbiotic plants. सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे पे अपने नीड्स के लिए डिपेंड होते हैं। और सिम्बायोसिस क्या होता है, सहजीविता जिसे हिंदी में बोला जाता है। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जो कि दो
और उससे ज्यादा के ऑर्गेनिज्म में होता है, और वे एक दूसरे पे फूड और शेल्टर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और ये एक यूनिक रिलेशनशिप है। जैसा कि पीछे की स्लाइड में आपने देखा था, पैरासाइट जो होते थे वे क्या करते थे, होस्ट प्लांट को हार्म पहुंचाते थे, और वो सिर्फ पैरासिटिक जो रिलेशनशिप होती थी उसमें पैरासाइट ही बेनिफिशियल होता था, यानी उसे ही बेनिफिट होता था। लेकिन इन सिम्बायोसिस दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं वे एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं और एक दूसरे को हार्म पहुंचाए बिना। नेक्स्ट, और इसे हम लोग समझेंगे। Plants that show a symbiotic relationship are called symbiotic plants. Lichens are a good example where microscopic chlorophyll containing organisms called algae and fungi are involved. Algae have chlorophyll and produce food through photosynthesis, while the fungi provide shelter to the algae and help it to survive in harsh weather conditions. Fungi also absorb water and nutrients from the soil to help the algae in photosynthesis. जो प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक प्लांट्स बोला जाता है। लाइकेंस, जो कि हिंदी में जिसे क्या बोला जाता है, काई बोला जाता है, एक गुड एग्जांपल है ठीक है, जिसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है ये, जिसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एल्गी और फंगी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि फूड को प्रोड्यूस कर पाता है फोटोसिंथेसिस से, जहाँ की फंगी उसे शेल्टर देता है, और एल्गी जो है फंगी के हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा कर पाता है, क्योंकि वो हार्श वेदर में एल्गी को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है, और फंगी जो होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। यहाँ देख रहे हैं लाइकेन ऑन अ रॉक, ये क्या है, लाइकेन है यानी कि काई है, और ये क्या है, रॉक है। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ रहा है ये देखते होंगे कि कहीं पर काई लग जाती है, वो ग्रीन कलर की होती है और वो कैसे बढ़ती जाती है। तो उसमें क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन जहां वो होता है वहां क्या होती है, उसके साथ फंगी भी होती है, और वो उसे हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करने में, जो कि उसके ग्रो में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट में और चीजें देखेंगे हम लोग। यहाँ एक टेबल देख रहे हैं आप, 1.1 डिफरेंसेस बिटवीन अ पैरासिटिक एंड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पैरासिटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फर्स्ट, द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड होस्ट एंड पैरासाइट्स। दो जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनमें क्या बोला जाता है, एक होस्ट बोला जाता है और एक पैरासाइट्स बोला जाता है। सेकेंड, द पैरासाइट इज बेनिफिटेड, द होस्ट इज हार्म्ड। और इसमें पैरासाइट ही सिर्फ बेनिफिटेड होता है और होस्ट को क्या होता है, हार्म होता है, हानि पहुंचती है। थर्ड, parasites have modified roots called the hestoria to suck the nutrient from the host plant। और पैरासाइट्स में जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं, जिसे हेस्टोरिया बोला जाता है, जिसके थ्रू वो अपने होस्ट प्लांट से सारे न्यूट्रिशंस को चूसती हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड सिम्बायोटेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सिम्बायोटेंट्स बोला जाता है, दोनों को ही, वो टू और मोर भी हो सकते हैं। सेकेंड, द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। और इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं एक दूसरे की सहमति से। थर्ड, नो स्पेशल स्ट्रक्चर आर यूज्ड। और इसमें कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर पैरासाइट्स प्लांट्स के जैसे, हिस्टोरिया जैसे नहीं होती है। नेक्स्ट में और चीजें भी आपको क्लियर होंगी। आइए, रिवाइवल ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। रिवाइवल मीन्स क्या होता है कि जो सॉइल के जो न्यूट्रिशंस हैं वो कैसे रिवाइवल होते हैं, फिर से कैसे उसे मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल, बट इफ द सॉइल इज नॉट रिच इन देयर न्यूट्रिशंस it will result in lesser yield of the crop. As a result, the farmers will suffer a huge loss. Since the same land is used for repeated cultivation of crops, farmers use fertilizers to replenish the soil to ensure a good yield. जो प्लांट्स होते हैं वह सॉइल से क्या न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित होने रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। लेकिन जो सॉइल होती है वे सारी जो सॉइल होती है वे इन चीजों में रिच नहीं होती। बट इफ द सॉइल इज नॉट रिच इन दिस न्यूट्रिएंट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कम लेसर यील्ड ऑफ द क्रॉप, कम उत्पादन होगा, यानी कम
क्रॉप का उत्पादन हो पाएगा और उसके रिजल्ट क्या होंगे, फार्मर्स जो है वो बहुत बड़े लॉस से सफर करेंगे। और अगर सेम जो लैंड है वो बार बार कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब एक अभी माना कि व्हीट की क्रॉप लगाई, फिर उसके बाद उसी लैंड पे या उसी सॉइल पे राइस की लगा दी, फिर उसके बाद लेग्यूम्स की लगा दी, तो उससे क्या होगा, उसके सारे जो न्यूट्रिशन है वे पहले के प्लांट सारे ले लिए होंगे, तो वो न्यूट्रिशन जो सॉइल होगी वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं होगी और उससे क्या होगा, अच्छी उत्पादन नहीं हो पाएगी, अच्छी क्रॉप नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए फार्मर्स को क्या यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स डू नॉट नीड एज मच एज nitrogenous fertilizers as cereal crops. This is because the roots of leguminous plants contain legumes or nodules within which reside bacteria called rhizobium. These bacteria convert the atmospheric nitrogen into a soluble form that can be absorbed by roots. The plants provide nutrients to these bacteria. Peas, beans and pulses are examples of leguminous plants. Leguminous crops जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है एज अ फर्टिलाइजर के रूप में, मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है जितनी भी सीरियल क्रॉप्स है, मतलब दाल की जो क्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि इनके रूट में जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट में लेग्यूम्स और नोडल्स होते हैं जो कि, और उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है और ये जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल कर देता है, यानी कि उसके रूट्स में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे सॉइल में एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉइल में वो सॉल्युबल हो जाती है और जो कि प्लांट्स अपने फिर रूट के द्वारा वो प्लांट्स में आ जाते हैं। और प्लांट्स जो इस टाइप की जो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस बैक्टीरिया, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस बैक्टीरिया। और इसके क्या एग्जांपल्स हैं, पीज, बीन्स, पल्सेज आर एग्जांपल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। और लेग्यूमिनस प्लांट्स के क्या क्या एग्जांपल्स है, पीज, बीन्स एंड पल्सेज। इसीलिए बोला जाता है कि अगर व्हीट और राइस दो फसल आप लगा रहे हो, दो क्रॉप लगा रहे हो, तो बीच में एक लेग्यूमिनस प्लांट्स का भी सीजन होना चाहिए, वो आप लगाएं। पहले आप व्हीट लगाएं, फिर लेग्यूमिनस प्लांट लगाएं, फिर राइस लगाएं, जिससे कि वो नाइट्रोजन जो कम हुआ है वह फुलफिल हो जाए। और क्या है आगे, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द फुल चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आई होप आप लोग सारे जो जितने भी टॉपिक मैंने डील किया है उन्हें आप समझ गए होंगे। फर्दर आपकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर डिटेल्स। और मेरी जो लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश भी होगी और हिंदी में भी होगी, इसलिए किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैम हिंदी में बताती है, मैम इंग्लिश में बताती हैं। और कोई भी फर्दर आप जो भी जानना चाहें वो मेरे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक